नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज मेंस अ डे 2.0 का डे 2 है, जहां पे हम दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कल हमने पॉलिटी गवर्नेंस के दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इनफैक्ट इस हफ्ते हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पहले सवाल पे। 2025 के अंदर 2025 मेंस के अंदर ये सवाल पूछा गया। सवाल पढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट देयर विल बी सम डिफरेंसेस इन द टू क्वेश्चंस दैट वी विल सी, बट क्वेश्चन अमेंडमेंट के बारे में ही है। तो सवाल अमेंडमेंट के बारे में है, लेकिन कैसे दोनों क्वेश्चंस में अलग तरीके से उसको अप्रोच करना है ये हम आज समझेंगे। क्वेश्चन कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कॉन्फर्ड द अमेंडिंग पावर ऑन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the parliament to change the constitution. एक स्टेटमेंट दे दिया गया है। उस स्टेटमेंट के बाद बोला गया है कि आपने भारत में, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट की जो पावर है उस पे दो तरीके की अमेंडमेंट कैसे लगती है। एक है प्रोसीजरल अमेंडमेंट, दूसरी है सब्सटेंटिव अमेंडमेंट, लिमिटेशन कैसे लगती है, प्रोसीजरल लिमिटेशन और सब्सटेंटिव लिमिटेशन। अब जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, जाहिर सी बात है, वन ऑफ द वेज टू स्टार्ट एन आंसर इज फ्रॉम एन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, एंड एज फार एज अमेंडमेंट इज कंसर्न्ड आप आर्टिकल 368 से स्टार्ट कर सकते हो। So Article 368 empowers the Parliament to amend the Constitution, and envisioning a blend of rigidity and flexibility, Constitution makers imposed some procedural limitations. तो procedural limitations यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक स्पेशल टाइप की मेजॉरिटी चाहिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए स्टेट से पूछना पड़ेगा। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ही डाल दी थी संविधान में, है ना। बट जो सब्सटेंटिव लिमिटेशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट आप अमेंड कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा वो क्या चीज चेंज कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इसको सब्सटेंस या सब्सटेंटिव लिमिटेशन बोलेंगे। ये सब्सटेंटिव लिमिटेशन ना लेटर ईयर्स में, बाद के सालों में ऐड की गई है, और ये जुडिशरी का कमाल है। पहले हम बात करेंगे प्रोसीजरल लिमिटेशंस के बारे में। ऑल्दो एक और सजेशन है, अगर आपको, क्योंकि ये जो आंसर है ये मैं 2.5 पेज में खत्म कर दूंगा, आपके पास 15 मार्कर के लिए 3 पेजेस होते हैं, पर मैं 2.5 पेज में खत्म कर दूंगा। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें सारे पेजेस भरने चाहिए, और सही भी है, बात भी सही है। तो अगर ऐसा चाहते हो आप, तो आप पहले पेज पे ना एक डायग्राम बना लो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, और उसके बाद यहां से 2 ब्रांचेस निकालो। एक विदाउट आर्टिकल 368 जिसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो उसको टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, the names of the state and the list of the states and UTs, then you don't need to amend the constitution technically under article 368। तो पहले ये चीजें लिख सकते हो, और हो सकता है फिर उसके बाद सेकंड में आर्टिकल 368 पे आओ। आर्टिकल 368 में आओगे तो इसकी भी 2 ब्रांचेस बन जाएंगी, एक है विद स्पेशल मेजॉरिटी और एक है विद स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट्स कंसेंट। तो अगर आप ऐसा डायग्राम बनाना चाहते हो, बना सकते हो टू शोकेस कि अमेंडमेंट प्रोसेस कैसे होता है। लेकिन ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है नहीं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि लिमिटेशन क्या है। तो मैं तो सीधे पॉइंट पे आ गया, प्रोसीजरल लिमिटेशन क्या है। सबसे पहली बात तो, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंड करना है तो उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर्स इनिशिएटिव नहीं ले सकते। स्टेट की विधानसभा दे कैन नॉट टेक इनिशिएटिव। एक्सक्लूसिव पावर है ये पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट की मोनोपोली है एक तरीके से ऑन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, स्पेशल मेजॉरिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो आप लिखोगे कि ऑर्डिनरी बिल्स के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, वेयर एज अमेंडमेंट्स ऑफ आर्टिकल्स लाइक फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस नीड मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर इसमें एग्जांपल भी लिख दो, जैसे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, जिसने आर्टिकल 15 और 16 को चेंज करके ईडब्ल्यूएस कोटा ऐड किया। फिर थर्ड एक प्रॉब्लम ये है, या एक लिमिटेशन ये है कि स्टेट्स की रैटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। मतलब फेडरल फीचर्स जो है वो 50% ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर के साथ ही, कंसेंट के साथ ही पास हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 101st अमेंडमेंट, नो जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग अलाउड नहीं होती। तो अगर ऑर्डिनरी बिल पे, साधारण बिल पे अगर राज्यसभा और लोकसभा आपस में एग्री नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप प्रेसिडेंट दोनों को इकट्ठा बुला सकते हैं, एक ही रूम के अंदर बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि अब जाके वोटिंग करो। बट इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर इज नो प्रोसेस ऑफ जॉइंट सिटिंग। कुछ जगह मैंने मॉडल आंसर देखा, देखो मैंने तो खुद ऐसे आंसर लिखा ना, तो मैंने आई ट्राई टू राइट द आंसर विद द बेस्ट
ऑफ व्हाट आई अंडरस्टैंड। फिर मैंने उसको वेरीफाई करने के लिए बहुत जगह पे मॉडल आंसर्स देखे जो बनाए हुए हैं। कुछ लोगों ने एक और पॉइंट लिखा हुआ है लिमिटेशंस में, वो लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट विल हैव टू साइन, है ना, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। देखो टेक्निकली स्पीकिंग दैट इज नॉट अ लिमिटेशन ऑन द अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट में लिमिटेशन नहीं है, बल्कि वो तो अमेंडमेंट को हेल्प कर रहा है और प्रेसिडेंट की को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को साइन करना ही पड़ेगा। दिस वाज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वाज एडेड बाय आई बिलीव 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 71। तो वो लिमिटेशन नहीं है। हमने क्या बताना है, प्रोसीजरल लिमिटेशन क्या है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, तो वो पॉइंट उसमें नहीं आएगा क्योंकि वो लिमिटेशन नहीं है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी पॉइंट आपको आता है वो जरूरी नहीं क्वेश्चन की डिमांड है। नाउ सब्सटेंटिव लिमिटेशन यानी कि क्या चीज चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसमें एक ही मेजर पॉइंट है, बाकी एक दो पॉइंट बनाने हैं वो एडिशनल हो सकते हैं, लेकिन एक ही मेजर पॉइंट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को यू कैन चूज टू एक्सपैंड इट, मतलब आप उससे पहले बता सकते हो कि अर्लियर इट वाज कंसिडर्ड कि द पार्लियामेंट कैन अमेंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट देन इट वाज लेड डाउन, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप सिंपली लिमिटेशन की बात कर रहे हो क्वेश्चन में जो डिमांड है, तो प्रिस्क्राइब्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ नंदा भारती केस पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर, और मैंने एग्जांपल्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यहां पे डायग्राम के फॉर्म में दिखा दिए कि ये कुछ चीजें हैं एंड दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। फिर हम ये लिख सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू is also a limitation on what constitutional amendment can do, what it cannot do, whether it has followed the correct process or it has not। मतलब ये पोस्ट फैक्टो चेक है ना, पोस्ट फैक्टो चेक है, हो जाने के बाद चेक है, इसलिए मैं इसको सब्सटेंटिव में डाल रहा हूं। अदरवाइज प्राइमरीली तो यही वाला पॉइंट आएगा इसमें, ठीक है। अब एंड में आप लिखोगे दस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट बट एट द सेम टाइम इट्स बेसिक फीचर्स एंड कोर आइडियाज आर प्रोटेक्टेड विच मेक्स इट अ रेजिलिएंट डॉक्यूमेंट। तो ये रेजिलिएंट है, बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में ये काफी रेजिलिएंट है। जो डीकॉलोनाइजेशन 1940s के टाइम पे हुई, उन सभी कंट्रीज का आप कंपैरिजन कर लो इंडिया के साथ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू हिकअप्स हैज बीन कंसिस्टेंटली देयर। बिफोर द सेकंड क्वेश्चन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि हमारा मेंस का कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, 27 अक्टूबर से ये स्टार्ट है, और इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ 1:1 मेंटोरशिप मिलेगी। हर हफ्ते ऐसे लाइव आंसर राइटिंग सेशन जैसे मैं यहां पे करता हूं, वहां पे 5 से 6 क्वेश्चन में एक सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा पर सब्जेक्ट। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस का वीडियोस, और इसमें टेस्ट्स भी इंक्लूडेड है, हाफ लेंथ टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। सो एवरीथिंग यू कैन गेट एट दिस प्राइस। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज यूज दिस कोड। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी अमेंडमेंट के बारे में, लेकिन देखो ये क्या पूछा, क्या है इसने अलग तरीके से पूछा है। This was asked in 2019, ठीक है, this was asked in 2019. Parliament's power to amend the constitution is a limited power and it cannot be enlarged into an absolute power. ये जो स्टेटमेंट है, अब ये स्टेटमेंट डिमांड करती है एवोल्यूशन को। एवोल्यूशन मतलब पहले हम क्या समझते थे पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर, और बाद में आज के समय में कितनी लिमिट है पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर में। क्योंकि ये स्टेटमेंट ऐसा कहती है, इसलिए हम इसमें एवोल्यूशन को एक्सप्लोर करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट explain whether the parliament under article 368 can destroy the basic structure of the constitution by expanding its amending power. वन वर्ड आंसर इज नो, इट कैन नॉट डू इट, बट हम यहां तक कैसे पहुंचे उसका एवोल्यूशन आपने इस आंसर में दिखाना चाहिए। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। While Parliament's power to amend the Constitution has its constituent is its constituent power, has नहीं होगा, is its constituent power. Judicial proclamations and parliamentary action have brought dynamism to this extent and scope. ये मैंने एक लाइन के अंदर इंट्रोडक्शन में बता दिया कि मैं इस पर्टिकुलर इशू के बारे में क्या बात करना चाहता हूं, ठीक है, कि पार्लियामेंट की पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। अब यहां पे आर्टिकल लिखना इज रिडंडेंट क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया आर्टिकल 368। तो इसमें हम सिंपली बताएंगे कि पार्लियामेंट की जो पावर है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर मानी जाती है, लेकिन जुडिशियल प्रोक्लेमेशंस और पार्लियामेंट के खुद के एक्शन ने इसमें डायनेमिज्म लेके आया है। तो हम पहले अर्लियर व्यू डिस्कस करेंगे और फिर हम लेटर व्यू डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन के हिसाब से ही सब हेडिंग बनाई। अर्लियर व्यू ऑन अमेंडमेंट, शंकरी प्रसाद केस में क्या था कि पार्लियामेंट कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो, ठीक है। इट अलॉन्ग विद दिस 1964 में एक और जजमेंट है सज्जन सिंह केस में, जहां पे ये कहा जाता है दैट फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वर डिस्कस्ड बाय जज। एक जज के जजमेंट के अंदर
पहली बार ये नाम लिया गया, बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी चेंज्ड, पर इट वाज नॉट अ ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट, मतलब वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। Even then, despite this observation by the judge, the court said yes, Parliament can change any part of the Constitution. लेकिन इस पर इसका रिवर्सल होता है गोलकनाथ केस के अंदर, जब ये बोला जाता है कि पार्लियामेंट की लिमिट जो अमेंड करने की पावर है संविधान की, वो लिमिटेड है और वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड ही नहीं कर सकता, because according to Golaknath case judgment by the Supreme Court, the fundamental rights are sacrosanct. सैक्रोसैंक्ट इस शब्द का मतलब क्या होता है कि इनको कोई नहीं बदल सकता, नो वन कैन चेंज इट, दे कैन नॉट बी टच्ड। बाद में आता है टर्निंग पॉइंट, जो है अमेंडिंग पावर के ऊपर लिमिटेशन लगना, फाइनल लिमिटेशन ऑन अमेंडिंग पावर, ये भी हेडिंग लिख सकते हो। तो हम कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर सकती है या नहीं, उसमें हम एवोल्यूशनरी तरीके से जा रहे हैं और इसमें हम केशवनंदा भारती केस के बारे में बात करेंगे। दैट पावर अंडर, यहां पे भी बुलेट पॉइंट आएगा, पावर अंडर आर्टिकल 368 इज कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, इट कैन बी यूज्ड टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स एज वेल, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अमेंडमेंट से इसको रिवर्स करने की कोशिश की गई, 42nd अमेंडमेंट से इट वाज रिवर्स्ड, इट ट्राई टू रिस्टोर द एब्सोल्यूट एंड अनक्वेश्चनड अमेंडिंग पावर, जिसको दोबारा मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में बोला, मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट लिमिटेड अमेंडिंग पावर itself is a basic feature, that means parliament cannot expand its amending power। तो वही जो चीज हमने ऊपर लिखी थी, ये एक्सपैंड इट्स अमेंडिंग पावर, वो पार्लियामेंट नहीं कर सकता है क्योंकि उस पर एक इनहेरेंट लिमिट है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें भी आप बेसिक स्ट्रक्चर का डायग्राम बना के दिखा सकते हो कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर होता है क्या नहीं होता है, दिस इज योर चॉइस। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक एडिशनल चीज जो मैंने की है या मुझे लगता है कि करनी चाहिए, वो ये कि ये जिस पोजिशन पे हम हैं, द पोजिशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड द पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट कैन अमेंड मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपार्ट फ्रॉम बेसिक स्ट्रक्चर, उसके क्या फायदे और नुकसान है। अब ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको यहां पे बोला गया है, कीवर्ड क्या है, एक्सप्लेन वेदर पार्लियामेंट कैन डू दिस, तो आपके पास कंटेंट खत्म हो गया, तो आप 2 पेज में भी खत्म कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे हम प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं, तो मैंने क्या किया, प्रोज एंड कॉन्स बताए कि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। फायदे ये है कि जुडिशरी चेक रखती है पार्लियामेंट के आर्बिट्ररी एक्शन पे। पार्लियामेंट कभी भी ये नहीं कह सकती कि आज से पूरा संविधान जो है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू नहीं होता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर उसे रोक देगा। कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स जैसे कि डेमोक्रेसी, रिपब्लिकनिज्म, इक्वालिटी, ये प्रोटेक्टेड हैं, इनको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता। कल को ये कह दे पार्लियामेंट कि अब से हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं करेंगे, अब से जो सरकार है वो मेरिट के बेसिस पे आएगी, ऐसा नहीं कह सकती। बट देयर आर सम कॉन्स एज वेल, कॉन्स मतलब कि नेगेटिव पॉइंट्स भी है, क्योंकि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है और जुडिशियल इंटरवेंशन से कई बार पार्लियामेंट्री इनिशिएटिव अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, देयर आर एलिगेशंस की जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिससे कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस किया जा रहा था विद एनजैक, इट वाज बेसिकली इन द एड ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। तो वंस अगेन, key to our constitutional longevity is respect for institutional limits. Key to our constitutional longevity is respect for institutional limits, which basic structure doctrine has redefined. And trust me, ये question मतलब मैंने curate नहीं किया है, ठीक है। I tried to write it within 10 minutes, लेकिन मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिस कम है, तो इसलिए मैं 11 मिनट में लिख पाया। अब अगर आप 10 मिनट या 9 मिनट के अंदर इस आंसर को लिख सकते हैं, है ना, इफ यू कैन राइट दिस आंसर विद इन 10 और 11 मिनट्स और 12 मिनट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इवन इफ इट इज यू आर स्टार्टिंग आउट, आप 13-14 मिनट तक लिखते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के टाइम पे हम वी टेक अ बेसलाइन कि हम कितने मिनट पे, और उसे धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं। ऐसी बहुत सारी डिस्कशंस आई हैव विद द स्टूडेंट्स 1:1 कि कैसे आप आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। अब कल अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक से फ्रॉम विद इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कोई टॉपिक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं मैं डिस्कस करूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।